नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पुस्तक समीक्षा मेरा प्रिय विषय रहा है। करीब 17-18 साल हो गया मुझे पुस्तक समीक्षा करते हुए। पहले अखबारों में किया करता था, फिर धीरे धीरे वीडियो का ज़माना आया तो थोड़ा मैंने उस पर भी प्रयास किया। तो मैं अपने चैनल पे भी सोच रहा हूँ कि इसकी शुरुआत की जाए और इसमें मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, क्योंकि अब संस्थानों में क्या रहता है कि मजबूरी रहती है कि नई किताबें और इस तरह की चीज़ों की ज़्यादातर बात होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें एक तो जो नई किताबें आएंगी उनकी भी चर्चा करूंगा जो प्रकाशक भेजते हैं या मैं खुद ख़रीदता हूं नई किताबें, और इसके साथ ही मैं ऐसी किताबों की भी चर्चा करूं जो मुझे बहुत पसंद हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं, और जो पुरानी किताबें हैं, ताकि जो नौजवान या जो लोग जिनकी रुचि हो अगर वो नहीं जानते हैं तो वो उस किताब को देख सकें, ख़रीद सकें, पढ़ सकें। तो आज इसके लिए अपने पहले एपिसोड के लिए इसके लिए मैंने जो किताब चुनी है वो किताब लेखक और लेखन के बारे में है। यह किताब यह बताती है कि कोई नौजवान, कोई किशोर जो है लेखक बनना चाहता है तो उसको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और उसके आगे लेखक बनने के बाद भी किन किन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए। यह किताब है लेखन कला और रचना कौशल। यह किताब परिकल्पना प्रकाशन लखनऊ से छपी है और ये किताब का जो मेरे पास संस्करण है वो 2006 का है, तो यानी 17 साल से मेरे पास ये किताब पड़ी हुई है। इस किताब में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम गोर्की, व्लादिमीर मायाकोव्स्की, अलेक्सेई तोल्स्टॉय और कॉन्स्टेंटिन फेदिन, इन्होंने बताया है कि लेखक को क्या करना चाहिए। सभी चारों सोवियत रूस के लेखक हैं और गोर्की और मायाकोव्स्की तो वहाँ के बहुत महान लेखकों में माने जाते हैं, और तोल्स्टॉय, अलेक्सी तोल्स्टॉय आप जानते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़े रचनाकार हुए थे लियो तोल्स्टॉय, तो वो अलग हैं, वो इनसे बहुत सीनियर हैं। तो अलेक्सी तोल्स्टॉय और कॉन्स्टेंटिन फेदिन भी सम्मानित लेखक माने जाते हैं। तो दो महान लेखक हैं इसमें और दो अग्रणी लेखक आप कह सकते हैं। तो इस किताब में चारों लेखकों ने बहुत विस्तार में बताया है। तो चूँकि एक वीडियो में क्या होता है कि मैं पूरी किताब को समेटना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा है कि मैं इन चारों लेखकों पे अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि इनका क्या कहना है, युवा लेखकों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं या टिप्स देना चाहते हैं। तो पहले वीडियो के लिए मैंने चुना है कॉन्स्टेंटिन फेदिन को, और इसलिए चुना है क्योंकि उनका जो हिस्सा है वो थोड़ा छोटा है, तो उससे मैंने नोट्स लिए हैं जो पॉइंटर्स के तौर पे, और आगे मैं उस पॉइंटर्स पे आपको बताऊंगा कि फेदिन के अनुसार युवा लेखकों को क्या करना चाहिए। फेदिन ने बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी। फेदिन के इसमें जो 4 लेख हैं करीब, और एक उनसे प्रश्नावली भी है जिसमें उन्होंने नौजवानों के सवालों का जवाब दिया है। तो उन चारों पाँचों को पढ़ने के बाद एक मोटा मोटी जो बिंदु उभरते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है कि लेखन कला कौशल कैसे विकसित करें। उसमें उन्होंने बिंदुवार तरीके से बताए हैं कि ये 6 बिंदु हैं जो युवा लेखकों को जिस पे चलना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो लेखन की दुनिया में आगे जाएं। और फिर इन्हीं बिंदुओं का उन्होंने विस्तार अलग अलग लेखों में किया है, और कहीं अलग तरीके से, कहीं अलग उदाहरण देके। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है, फेदिन मानते थे कि किसी को भी लेखक बनना है तो उसको सबसे पहले भाषा की बात करनी चाहिए, क्योंकि लेखन जो है वो उसका जो औजार है, जो उसका यंत्र है वो भाषा है। जैसे पेंटर कूंची से काम करता है, जैसे लोहार हथौड़े से काम करता है, या अन्य जो बढ़ई है अपना रंदा चलाता है उससे उसका काम होता है। जो राजमिस्त्री है वो ईंटें पत्थर और इनको तोड़ के हथौड़ी से बनाता है। उसी तरह जो लेखक कुछ भी करता है अपने लेखन में, तो उसका मूल जो औजार है, जो यंत्र है, वो भाषा है। भाषा आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतने ही अच्छे आप लेखक बनेंगे। अब भाषा अच्छी की पैमाना क्या है, इसके अलग अलग पैमाने होंगे। हम लोगों से भी सोशल मीडिया पे कई लोग पूछते हैं नौजवान कि भाषा कैसे अच्छी करें। तो फेदिन का पहला जो पॉइंट ये है कि भाषा का अच्छे होने की जो पहली ज़रूरत है कि आप कम से कम जो मानक भाषा है उसको सही से लिखना सीखिए। अगर आप भाषा का जो अभी एक नया चल चुका है, नौजवानों को लोग बरगलाते रहते हैं कि अरे वर्तनी व्याकरण ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। तो वर्तनी व्याकरण मानक इसलिए बनाया जाता है ताकि जब कोई दूसरा लेखक पढ़े तो वो उस आपका लेखन पढ़ के भ्रमित ना हो। कि मान लीजिए अगर वो किसी अलग तरीके से किला लिखता है और वो आप किला में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं किला, तो अगर दोनों लोगों का मतलब किला है और एक आदमी किला पढ़ रहा है, एक किला पढ़ रहा है, तो ये इससे संवाद में समस्या पैदा होगी। तो जो मानक भाषा है, लोग भूल जाते हैं कि मानक भाषा संवाद को सरल बनाने के लिए सामने आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक आदमी ने बैठ के कहा कि ये चीज़ें लिखा करो। समाज के अंदर भाषा होती है, उसी भाषा को लेके
सब लोग एक साझे रूप में एक मानक भाषा तैयार करते हैं। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग मान लेते हैं कि भाई हम लोग किला ऐसे लिखेंगे, ताकि जब भी कोई कहे किला मतलब तो समझ जाए कि वो राजा का किला है, और जब किला लिखे तो समझ जाए कि किला जो है दीवार में ठोकने वाला किला है। तो ये मानकीकरण वहाँ से आता है, लोगों को ये भ्रम होता है। तो फेदिन ने हालांकि इतना विस्तार से इसको नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जो व्याकरण है, वर्तनी है, उसको आपको सीखना चाहिए, और अगर उसमें आप जितना अभ्यास करते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप लेखक के तौर पे उसी की आपको सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है जो फेदिन मानते हैं, चूँकि ये लेख जो है, जो मूल लेख था ये वाला जिसमें बिंदुवार 6 बिंदु दिए गए हैं, वो 1951 का। तो उस वक्त अखबार का ज़माना था, चूँकि बाकी जो माध्यम थे मीडिया के, टेलीविज़न, रेडियो, अब तो डिजिटल तो एकदम नया है, लेकिन टेलीविज़न, रेडियो भी उतने डोमिनेट नहीं करते थे या उतना उनका प्रभाव नहीं था जितना अखबार का था। तो फेदिन का दूसरा जो सुझाव है युवा लेखकों के, पहला सुझाव है कि भाषा दुरुस्त कीजिए, भाषा पे मेहनत कीजिए, व्याकरण, वर्तनी, इन सब पे काम कीजिए। दूसरा जो सुझाव है, उनको लगता था कि युवा लेखकों को अखबार में काम ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके उन्होंने 2-3 बिंदु दिए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में डिजिटल एज में बड़ा मुश्किल है कि हर युवा लेखक साल 2 साल या 4 साल अखबार में काम करे। तो मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने बताया है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, तो आप उस संदेश को याद रखिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, अखबार में काम करें चाहे ना करें। तो पहला जो है, अखबार में क्यों काम करें लेखक 2-4 साल शुरू में लेखक बनने से पहले, पहला चीज़ वो कहते हैं संक्षेपण। अखबार में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि 20 पन्ने, 24 पन्ने, 36 पन्ने ऐसे अखबार होता है। तो अगर आपको किसी को भी, या हम जैसे लोगों को भी, करीब जो 1.5 दशक दे चुके हैं मीडिया में, हमें भी अगर कोई अखबार में कॉलम लिखने को कहता है तो हमें शब्द सीमा देता है, कहता है कि आप 800 से 900 वर्ड के बीच में लिख दीजिए, 400 से 500 वर्ड के बीच में लिख दीजिए, 1200 वर्ड के करीब लिख दीजिए। लेकिन डिजिटल मीडिया में जब हम लोग लिखते हैं, मैं खुद डिजिटल में रहा हूँ लंबे समय तक, तो डिजिटल मीडिया में कोई शब्द सीमा ऐसी नहीं है कि जो जगह की वजह से बाध्यता बनती हो। अखबार में क्या है कि आपका पन्ना 20 ही है तो आपको 20 पन्ने में ही सारी खबर लेनी है। तो वहाँ पे ये अभ्यास कराया जाता है कि न्यूनतम में आप अधिकतम बात कह सकें, कि कम से कम शब्द खर्च करें और अधिकतम बात कह सकें। तो ये अभ्यास फेदिन को लगता था कि अखबार में काम करने से आदमी सीख जाता है कि कैसे दिए हुए सीमा के अंदर काम कर सके। 300 शब्द का ही अगर कॉलम, सिंगल कॉलम बचा हुआ है और आपके पास कोई कहानी है, कोई रिपोर्ट है, तो आप उसको कैसे 300 शब्दों में ही लिख दें। तो ये चीज़ सीखता है अखबार के माध्यम से। मुझे लगता है अखबार में आप नहीं भी काम कर रहे हैं तो आप इसका निजी तौर पे, मैं जैसे सलाह देता हूँ, कई हमारे मित्र हैं नौजवान तो पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने से अपनी शब्द सीमा तय कर लीजिए। या मैंने खुद ही लिखा था सोशल मीडिया पे एक बार कि संपादन सीखने के लिए ट्विटर बहुत अच्छा माध्यम है। क्यों? क्योंकि ट्विटर में है शब्द सीमा, एक कैरेक्टर है वहाँ पे फिक्स, उससे बड़ा ट्वीट आप नहीं लिख सकते। उसकी वजह से क्या होता है, आपके ऊपर दबाव पड़ता है कि आपको जो बात कहनी है इतने ही शब्दों में कहनी है, इतने ही कैरेक्टर के अंदर कहनी है। तो फिर आपके दिमाग में फिर संपादन शुरू होता है, फिर आपके दिमाग में जोर पड़ता है कि क्या मैं ये जो 3 शब्द हैं इनको 1 शब्द में कह सकता हूँ, या 3 लाइन है जो उसको काट के 1 लाइन कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, क्योंकि आप लिख सकते हैं 2 से 3 लाइन ट्विटर में, हिंदी में चूँकि ज़्यादा कैरेक्टर खर्च होते हैं तो 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। अब आपकी बात 6 लाइन की है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि 3 सबसे महत्वपूर्ण लाइन या 2 सबसे महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है। तो फेदिन का ये आशय है, अखबार में अगर आप काम कर सकें, संभव हो जिसके लिए, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग, मैं भी नए पत्रकारों को सुझाव देता हूं कि साल 2 साल अखबार में काम करके तभी आप डिजिटल या टीवी में मूव कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो आज भी अखबार में ही सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। और इसके लिए उदाहरण भी दिया फेदिन ने, तोलस्टॉय, लियो तोलस्टॉय जो महान लेखक थे, कि तोलस्टॉय कहते थे कि जो मतलब मांसपेशी हो, चर्बी ना हो। अब भी जानते हैं फैट फ्री, ये भी बॉम्बे में भी चलता है, हर जगह मॉडर्न राइटिंग में भी, कि फ़ैट फ्री राइटिंग करिए आप। फैट मतलब जितना शरीर को ज़रूरत है, स्वस्थ रहे, उस पर चर्बी ना रहे। तो आपने लेखन की चर्बी निकालना आदमी अखबार में सीखता है। अब अखबार में नहीं सीख सकते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि अपनी एक शब्द सीमा बना लीजिए कि मैं 200 वर्ड में लिखूंगा अगले 2 महीने तक। कोई भी कहानी है, कोई भी बात है, मैं 300 वर्डों में लिखूंगा, और उसको कड़ाई से पालन कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी संपादन कला, लेखन कला निखरने लगेगी। इसके बाद इस पे नामवर सिंह का भी मुझे कथन याद आ रहा है कि एक बार उनसे किसी ने पूछा था एक सार्वजनिक सभा में कि अच्छे लेखन का कितना लंबा होना चाहिए, कितनी बड़ी रचना होनी चाहिए। तो नामवर जी ने संस्कृत में एक श्लोक कोट किया था, श्लोक तो मुझे नहीं याद रहा, लेकिन उसका जो अर्थ बताया था वो याद है। तो उन्होंने कहा कि जो आवश्यकता से अधिक न हो और आवश्यकता से कम न हो।
अब ये लेखकी प्रतिभा है कि वो तय करती है कि अगर ये किताब 120 पन्ने तक में समाप्त हो रही है तो उतने में कर देगा, किताब 150 जा रही है तो 150 पन्ने। अब लेख पाठक को पढ़ के नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये कहानी तो बस पूरी ही नहीं हुई, अधूरी जैसी लग रही, इनको तो 200 पन्ने और होने चाहिए थे। पाठक को पढ़ के ये भी लगना नहीं चाहिए कि अरे यार ये कहानी तो 100 पन्ने में ख़त्म हो जाती, इन्होंने 300 पन्ना खींच दिया। तो ये लेखक को तय करना चाहिए, और ये बहुत बारीक बात है कि ज़रूरत से कम भी ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो। तो फेदिन को लगता था कि अखबार में ये चीज़ सीखता है आदमी। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है फेदिन का, अखबार में काम क्यों करे लेखक, अभिव्यक्ति में स्पष्टता। फेदिन का मानना था, उन्होंने अखबार में काम किया होगा, हम सब ने थोड़ा थोड़ा काम किया अखबार में भी और मीडिया के अलग माध्यमों में भी। अखबार में क्या है कि आप बहुत ही एक औसत पाठक के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, लेखन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी चीज़ का ठोस अर्थ ही लिया जाता है। जैसे कि कई चीज़ों का होता है कि मान लीजिए कोई बहुत ऐसा अर्थ है जो किसी खास इलाके में चलता है, लेकिन जो व्यापक तौर पे जो अर्थ है वो कुछ और होता है, ठीक है। तो अखबार में ये दबाव रहता है कि आप जो ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा सीधा, ज़्यादा आम फहम शब्द हो उसका प्रयोग करें। कन्फ्यूजन पैदा करने वाला, बहुत ही अल्प प्रयोग वाला शब्द पैदा ना करें। और जो स्टोरी आप लिख रहे हैं, जो कहानी आप लिख रहे हैं, समाचार आप लिख रहे हैं, उससे साफ पता चले कि क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है। जो पत्रकारिता के 6 ककार हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब और किससे, तो ये जो हैं, तो ये स्पष्टता होती है समाचार में। फेदिन का मानना था कि अगर युवा लेखक इस समाचार लिखते हैं तो उनको धीरे धीरे स्पष्ट रूप से अपनी अभिव्यक्ति करने का अभ्यास हो जाता है, जो बाद में लेखक बनने के लिए काम आता है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि फेदिन की नज़र में मुझे लगता है लेखक मतलब वही है जो उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, कविता लिखे या निबंध लिखे या इस तरह का कोई शोध प्रबंध लिखे, साहित्यिक आलोचना से जुड़े, तो उन्हीं लोगों को लेखक मान रहे हैं। ये पत्रकार को एक मानते हैं और लेखक को दूसरा मान रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई जो पत्रकारिता में आप ये गुण सीखेंगे, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, वो आपको लेखन में काम देगी, क्योंकि लिखने का काम तो अखबार में भी होता है। तो यहाँ पे लेखन का मतलब है साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता का मतलब पत्रकारिता में लेखन। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है, जो इन्होंने दूसरा पॉइंट रखा था कि समाचार पत्रों में, उसमें इन्होंने कहा कि विचारों की स्पष्टता। ये चीज़ सभी बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। यहाँ पे भी इन्होंने मिखाइल लोमनसोव को कोट किया है, मैं भी हिंदी के कई लेखकों को कोट कर सकता हूँ। इस मुद्दे पे बहुत साफ बात है, हम सब भी जानते हैं कि विचार अगर आपको साफ है कि क्या हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, तभी आप उसको ऐसा लिखेंगे कि सामने वाले को साफ साफ समझ में आ जाए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर आप खुद अंदर उलझे हुए हैं, आपको नहीं स्पष्ट है कि कैसे लिखना है, ये एक्चुअली क्या हुआ है। मान लीजिए हम एक छोटा उदाहरण देते हैं कि अगर दहेज प्रथा पे कुछ लिखना है आपको, अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि दहेज प्रथा पे आपकी क्या राय है, दहेज प्रथा अच्छी है, बुरी है या दोनों है, आप अगर स्पष्ट नहीं हैं तो आपके लेखन से आपके पाठक को भी स्पष्ट विचार नहीं मिलेंगे, और अगर स्पष्ट विचार नहीं मिलेंगे तो लेखन अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो फेदिन मानते हैं चूँकि अखबार में क्या है कि मैसेज, अखबार का काम ही सूचना का है, तो अगर उस सूचना में स्पष्टता नहीं होगी तो पाठक उससे बिदक जाते हैं, पाठक उसको पसंद नहीं करते। तो जब अखबार में आप काम करते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर देते हैं आपके संपादक या सीनियर कि भाई साफ साफ लिखो क्या हुआ है, ये मतलब गोल मोल मत लिखो, जलेबी मत छानो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फेदिन को लगता था कि अखबार में काम करने से आपको ये तीसरा फ़ायदा भी होगा। अब आते हैं हम फेदिन के तीसरे बिंदु पे। उन्होंने पहला बिंदु बताया कि भाई भाषा अच्छी कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। दूसरा बिंदु है कि ये अखबार में काम कीजिए या ये तीनों चीज़ों को सीखिए, जो उसके 3 बिंदु हैं। तीसरा बिंदु है, उन्होंने अखबार में चूँकि काम करने में बड़ा जोर दिया है, तो इसलिए उसने तीसरे बिंदु में स्पष्ट किया कि अखबार में काम करने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि अखबार कई बार चालू मुहावरे में बात करता है। अखबार में क्या होता है कि लोगों की शब्द सीमा सिमट जाती है। अखबार कई बार क्या होता है, मीडिया आप देखेंगे कि वो जो 1000-2000 शब्द हैं, 500, 1000, 2000 समझ लीजिए शब्द हैं, उन्हीं से सारी न्यूज़ प्रस्तुत करता है। हर खबर बड़ी खबर है, महा घोटाला है ये। तो उससे क्या होता है कि आदमी की जो शब्द संपदा सीमित हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि वो चालू जुमलों में बात करने लगता है। एक तो क्या है कि जो आदमी को समझ में आए वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा चालू जुमले का इस्तेमाल करेंगे हर अवधारणा के लिए, तो चीज़ों में एक घालमेल पैदा होगा और एक लेखक के तौर पे आपकी अभिव्यक्ति कमज़ोर होगी। तो चूंकि आपको सिर्फ अखबार में काम तो करते रहना है, आप साहित्यिक लेखक भी बनना चाहते हैं, तो इसलिए फेदिन ने तीसरे बिंदु में आगाह किया है कि अखबार में काम करें, लेकिन अपने भाषा को
विकृत होने से या हरास होने से उसका रोकें, उसको उस पर ध्यान दें। चौथा बिंदु है जो उन्होंने लेनिन को कोट भी किया कि लेनिन ने कोई एक लेख लिखा था या व्याख्यान दिया था रूसी भाषा के शोधन पर, यानी रूसी भाषा को कैसे बेहतर बनाएं या शोधन या साफ करें। तो उसमें लेनिन ने स्थापना दी होगी, मुझे वो लेख ध्यान नहीं है, मैंने पढ़ा भी होगा तो ध्यान नहीं है, नहीं तो नहीं पढ़ा होगा। तो उसमें लेनिन ने स्थापना दी होगी कि ज़बरदस्ती विदेशी शब्द न उसमें ठूसे जाएं। आप लोगों को जानकारी होगी कि रूस में भी जो अभिजात्य वर्ग था तो फ्रांस से बहुत प्रभावित था। अभिजात्य लोग फ्रेंच सीखते थे, बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ी बोलते सीखते हैं। तो आप भी देखेंगे कि हमारे अखबारों में भी, लेखकों की भी भाषा में भी, अब वो एक शब्द एक वाक्य जब बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, तो अंग्रेज़ी के शब्द आते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों में औसत, कुछ लोगों में कम, लेकिन आते हैं। तो रूस में भी ये स्थिति थी। अभिजात्य वर्ग जो था वो फ्रांसीसी भाषा से बहुत प्रभावित था। खुद फेदिन जो है वो जर्मनी में रह के जर्मन पढ़ चुके थे, वो रूस के दूतावास में जर्मन भाषा के अनुवादक या जो भी करते रहे वो उससे जुड़ा काम भी कर चुके थे, यानी वो खुद एक विदेशी भाषा के माहिर थे रूसी के अलावा, जो उनकी अपनी देशज भाषा थी। तो उन्होंने कहा है कि लेखकों को इससे बचना चाहिए कि एक तरीके की कृत्रिम भाषा पैदा हो जाती है, उससे बचिए। आप अपनी जो भाषा है उसको पकड़िए, उसमें विदेशी शब्दों से यथासंभव बचिए। जो बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं उनकी बात अलग है, जैसे लालटेन है, स्टेशन है, स्कूल है, लेकिन आप ये लिखिए कि ग्लोबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फलाना स्कूल चयनित हो, आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस स्कूल ने ये विजेता रहा है। तो दूसरी चीज़ उन्होंने इसमें लेनिन का हवाला दिया। जाहिर है कि रूसी है तो वहाँ लेनिन का बहुत प्रभाव होगा, तो इसलिए उन्होंने लेनिन को कोट किया कि लेनिन ने भी ऐसा ही कहा था। दूसरा, उन्होंने आंचलिकता से भी बचने के लिए एक सीमा तक कहा है, क्योंकि अब जिस रूस में भी, जैसे भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, हिंदी पट्टी में कई दर्जन भाषाएं होंगी बड़ी, और बाकी तो रूस में भी ऐसे था। तो उसमें क्या होता है कि कई बार लेखक जिस अंचल से आता है उसकी आंचलिकता को बहुत ज़्यादा उसमें झलकने लगती है भाषा से, फेदिन के अनुसार। और उनके अनुसार लेनिन ने भी ये कहा कि भाई आंचलिकता भी बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर आप या तो आप अपने अंचल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं लेखक के, पाठक के तौर पे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सीमित दायरे से बाहर लक्ष्य बना रहे हैं, और ऐसा नहीं कि फ्रांस के, जर्मनी के लोग, थोड़े से, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि बापू है, बापा है, बाबू है, ये सब एक जैसे शब्द हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहा जाता है। तो अगर आपने वहाँ पे कोई एक मानक शब्द जो अगर चल रहा है कि उसने अपने बापू को बोला या पिता को बोला, जो भी, तो आदमी अलग अलग क्षेत्र के लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों शब्द वहाँ मौजूद हैं। अब एकदम टिपिकल कोई लोकल शब्द आप प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपका मैसेज ना कन्वे हो। लेकिन आंचलिकता में क्या है कि अगर ज़रूरी आपको लगे, जैसे रेणु ने महिला आंचल लिखा है, तो उसकी खूबसूरती यही है, उसकी आंचलिकता। तो ये आपकी प्रतिभा के ऊपर निर्भर है कि आप तय करें कि क्या ज़रूरी है। हाँ, लेकिन केवल दिखाने के लिए कि आप आंचलिकता ला सकते हैं, मत लाएं। इसके बाद जो अगला पांचवा बिंदु है, तो चौथा बिंदु था, पांचवा जो बिंदु है और बहुत अच्छा है, और जो सभी लेखकों को, खासतौर पर जिनको थोड़ा अनुभव हो जाता है, उनके मन में भ्रम जरूर आता है। उन्होंने कहा कि लेखक को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चाहे वो लेखन के जो कौशल है, कला कौशल है, जिसकी ये टिप्स दे रहे हैं, स्किल जो है, राइटिंग जो है, भाषा आपको आ गई है, कैसे उसको साफ साफ लिखें ये आ गया है, विचार जो मैसेज देना वो कितना क्लियर देना ये भी आपको आ गया है, आप लेखक बन गए हैं और कुशल लेखक बन गए, स्किलफुल लेखक बन गए। लेकिन ये याद रखिए कि आप चाहे कितने भी चतुर लेखक बन जाएं, आप झूठ को सच नहीं बना पाएंगे। अगर आपके वर्णन में यथार्थ, वास्तविकता, सत्य का अभाव है, तो आपका कितना भी खूबसूरत लेखन कला कौशल हो, लिखने की राइटिंग स्किल हो, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा फेदिन का मानना, और मैं भी मानता हूँ। फेदिन ने जो छठा बिंदु बताया है युवा लेखकों के लिए, वो है बहुत ज़रूरी बिंदु है, और जो मैं समझता हूँ कि मुझे भी उसको सीखने की ज़रूरत है। कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं, सृजनात्मक फील्ड के जो नौजवान होते हैं, उनको कुछ लोग बरगला देते हैं कि अरे क्रिएटिविटी का मतलब है कि जब मन काम करो, जितना मन काम करो, जो मन काम करो, इसीलिए तो तुम आर्टिस्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट क्या करता है कि वो दुनियादारी के, दूसरे के दिए हुए करियर चुनने के बजाय अपने से अपना करियर चुनता है, अपनी पसंद का काम करता है। लेकिन यह बहुत साफ रूप से समझना चाहिए कि कोई भी कलात्मक क्षेत्र हो,
उसमें आपको लगातार काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी एक अच्छी रचना तैयार होती है। तो फेदिन ने युवा लेखकों को सलाह दी है कि आपको लेखन के काम को आदत बनाना होगा। आपको प्रतिदिन कड़े परिश्रम की एक अपनी आदत विकसित करनी होगी, नियम बनाना होगा और पूर्ण समर्पण से अपनी समस्त योग्यता और कौशल को एकनिष्ठ करके उसमें लगना होगा। फेदिन ने, एक नौजवान ने उनसे पूछा था कि आप प्रतिदिन कितना लेखन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 12 से 16 घंटे तक लेखन करता हूं। और जो बड़े बड़े लेखक हैं, लियो तोल्स्टॉय हैं, दोस्तोयेव्स्की हों, भारत में प्रेमचंद हों, रेणु हों, या वेद व्यास सोचे महाभारत जैसी रचना लिख दी, तो कितना समय लगा होगा और कितना समर्पण के संग लिखा होगा। तो फेदिन भी सलाह देते हैं कि नौजवान लेखकों को छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे लेख, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रामचरितमानस जैसा एक प्रबंध काव्य लिख दें, कामायनी जैसा एक काव्य लिख दें, बड़ी कविता, बड़ा उपन्यास, तो उसके लिए फिर आपको कई महीने तक या साल तक प्रतिदिन कम से कम 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लिखना पड़ेगा। तो यह एक रोज़मर्रा का काम है, यह समझिए, और इसके लिए आप अपने को मानसिक रूप से तैयार रखिए और इससे पीछे मत हटिए। अगर आप ऐसा करें कि जब मूड हुआ थोड़ा सा लिख दिया, फिर जब अगले 4 दिन बाद मूड हुआ कुछ लिख लिया, तो इससे हो सकता है कि कुछ, अगर आप विलक्षण प्रतिभा हैं तो कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ थोड़ा मोड़ा लिख लें, लेकिन जो बड़े लेखक हुए हैं दुनिया में, उनके जैसा आप एक विपुल लेखन नहीं तैयार कर पाएंगे। और इसके बाद ये तो 6 बिंदु थे जो उन्होंने सीधे सीधे बताए थे। इसके अलावा अन्य जो लेख हैं उनमें से 2-3 बातें जो मैंने नोट की हैं, जो मुझे लग रहा है आप लोग को बताना चाहिए। एक तो उन्होंने एक सवाल के ही जवाब में उन्होंने कहा कि नोट्स लेना बहुत अच्छी आदत है लेखक के लिए। अगर आप जैसे कोई चीज़ आपको प्रभावित करती है, कोई बात, कहीं आपने कोई ऐसी शब्द सुना, जुमला सुना, कोई तजुर्बा हुआ, एक तो आपको प्रेक्षण सीखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना, कि लोगों को ऑब्ज़र्व कैसे करें, घटनाओं को, व्यक्तियों को, बातों को, और शब्द कैसे कैसे कौन कहाँ बोलता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका नोट्स लीजिए, क्योंकि जब आप लेखक बनेंगे तो वो नोट्स आपको काम देगा। कुछ लोगों की स्मृति बहुत अच्छी है, उन्हें सब याद रहता है, तो उनकी बात ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छी स्मृति नहीं है, अगर आप नोट्स लेते रहते हैं, और हो सकता है कि उस नोट्स को आप 5 साल बाद इस्तेमाल करें, 10 साल बाद इस्तेमाल करें, 2 साल बाद इस्तेमाल करें, लेकिन नोट्स रहेगा तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। इसके अलावा एक लेख में उन्होंने सलाह दी है कि आप जिस भी क्षेत्र और भाषा से जुड़े हुए हैं उसकी क्लासिक किताबों को ज़रूर पढ़िए। तो जैसे अगर हम लोग भारत के हैं तो भारत, अगर आप रामायण, महाभारत, कालिदास का लेखन, बाण का लेखन, प्रेमचंद का लेखन, भारतेंदु का लेखन, निराला का लेखन, ऐसे बहुत सारे लेखक होंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, बहुत सारे नए नए तक जो हैं जिनकी बहुत अच्छी रचना, विनोद कुमार शुक्ल हैं, जो हमारे पुरखे या वरिष्ठ या सीनियर कहे जाएंगे। उनके लेखन को आप अच्छे से पढ़िए और सीखिए, और कोशिश कीजिए कि हम इनसे बेहतर क्या कर सकते हैं, इनसे भी अच्छा लेखन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लेनिन को भी कोट किया कि अगर आप सिर्फ पुराना जानना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, जान जाएंगे लोग, आपको जानकार मान लेंगे, लेकिन जानने के बाद उसमें कुछ जोड़ना भी चाहिए आपको। और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम दूसरे किसी लेखक की बात करेंगे, और तब तक के लिए इतना ही। शेष फिर कभी। नमस्कार।